जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वैलिड व्यू आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग की जो स्टडी है एक निरंतरता के साथ चल रही है और बीपीएससी 69 प्री होने वाला है और उसको लेकर के आप लोग कॉन्सेंट्रेट होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। एक मैं आपको बात बताने का प्रयास करूंगा कि मेरे द्वारा आने वाले समय में पीटी जो होने वाला है 69 बीपीएससी, उसको लेकर के जो बजट है और इकोनॉमी सर्वे है उसका एक काफी महत्वपूर्ण वीडियो मैं लेकर के आने वाला हूं आने वाले समय में 8-10 दिन के अंदर में। और कुछ इस प्रकार के उसमें मैं डाटा मेंशन करने का प्रयास करूंगा कि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। क्योंकि आप देखेंगे कि पीटी में चाहे वो बजट हो चाहे इकोनॉमी सर्वे हो, इससे तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और जो इन्वायरमेंट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो प्रत्येक 2 साल में एक रिपोर्ट आती है, फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो इन जनरल अगर देखा जाए तो पिछले बार 2021 में आई थी और अगला जो रिपोर्ट जो आएगी वो आपकी 23 के दिसंबर के आसपास आएगी। तो जो पीटी में जो क्वेश्चन बनने के जो ज्यादा चांसेस लगते हैं, वह जो रिपोर्ट आई थी 2021 में, उससे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है। तो लगभग जो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और बजट को लेकर के आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के समक्ष में बनाने का प्रयास करूंगा। और आज का जो ये टॉपिक है हमारा टॉपिक है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। यानी आप कहेंगे कि ये तो टॉपिक ज्योग्राफी से रिलेटेड है। हम कहें हाँ, ये फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित एक टॉपिक है और फिजिकल ज्योग्राफी का यह पहला वीडियो है। और जैसा कि मैंने आप लोग समक्ष ऐसा कमिटमेंट किया था कि जो भी सब्जेक्ट के जो इनिशियल स्टेज के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, उस टॉपिक को मैं यूट्यूब पर आप लोगों के समक्ष प्रेजेंट करने का प्रयास करूंगा। इंडियन पॉलिटी के लगभग 15 वीडियो मेरे द्वारा बनाए जा चुके हैं। आने वाले समय में भी उसमें मैं कुछ वीडियो और भी उसमें इंक्रीज करूंगा, जैसे फंडामेंटल राइट हो गया। फंडामेंटल राइट के जो इंपॉर्टेंट कुछ केस स्टडीज हैं उसको मैं आप लोगों के समक्ष जरूर शेयर करूंगा। और कुछ मैं अगर सेंटर स्टेट रिलेशन जब पढ़ाऊंगा तो उसका भी वीडियो आप लोगों के समक्ष शेयर करूंगा, जो इंपॉर्टेंट होंगे। सारे वीडियो तो सिलेबस का करा पाना यूट्यूब पर मुश्किल है, लेकिन हर एक, जैसे मैंने अभी मेरे द्वारा जो फिजिकल ज्योग्राफी की जो क्लासेस कराई जा रही है ऑफलाइन क्लासेस में आईएएस एकेडमी बेतिया में, तो लगभग यही चीजें से मैंने वहां से प्रारंभ किया है। तो अभी के जो इनिशियल स्टेज के जो टॉपिक है उसको आने वाले समय में मैं यूट्यूब में भी आप लोगों के समक्ष प्रेजेंट करूंगा। तो आज के इस टॉपिक को समझते हैं कि क्या है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। क्या है, कैसे मतलब इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, कैसे यूनिवर्स बना। यह प्रारंभ से ही एक सोचनीय मुद्दा रहा है और एक हर एक इंसान के अंदर में एक क्यूरियोसिटी डेवलप होती है कि कैसे चीज आया होगा, कैसे चीजें बनी होगी, पृथ्वी कैसे बनी होगी, ये सोलर सिस्टम कैसे बना होगा। इस प्रकार के क्यूरियोसिटी ईच एंड एवरी पर्सन के दिमाग में चलता रहता है और चलना भी चाहिए, क्योंकि मतलब जो ये दुनिया है, ये ब्रह्मांड है, ये रहस्यों से भरी है। और जब आप रहस्य को जब तक आप नहीं जानते हैं, आपके दिमाग में एक थोड़ा सा हलचल आपके दिमाग में होते रहता है कि चीजें आखिर हुई कैसे होगी। तो चलिए इस चीज को हम लोग, कुछ जो दार्शनिक लोग हैं, कुछ ज्योग्राफी के विद्वान लोग हैं, उनके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू को समझने का प्रयास करते हैं कि इस टॉपिक पर इन लोगों का क्या अपना डिसीजन था, किस प्रकार के उन्होंने हाइपोथेसिस दिया और वो हाइपोथेसिस कहां तक सही है गलत है, इसका निर्णय हम लोग नहीं लेंगे। बस मैं चीजें आप लोगों के समक्ष प्रेजेंट करने का प्रयास करूंगा। जब आप चीजों को, जब हर एक थीसिस को जब आप समझ लेंगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि कौन से जो दार्शनिक हैं, फिलोसफर हैं या ज्योग्राफी के विद्वान हैं और उनके द्वारा जो थीसिस दिया गया उसको कहां तक उचित माना जाए। आप खुद स्टैंड लेने के तौर पर आप खड़े होंगे उस समय, क्योंकि जब चीजें जब क्लियर होती है तो चीजें पर एक अपना एक सजेशन देना आसान हो जाता है। लेकिन जब तक हम चीजें को अच्छे से नहीं जानते हैं, तब तक हम बातों पर अपना एक निर्णय सुनाने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा बचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमें उस टॉपिक से संबंधित कोई चीजें जानकारी नहीं होगी।
देखिए, इसको मैं कुछ चीजों को अपने तरीका से बांट कर आपको बताने का प्रयास करता हूं कि जैसे ये है कि अर्लियर आइडियोलॉजी और एक है मॉडर्न आइडियोलॉजी, और एक है अगर मॉडर्न आइडियोलॉजी के बाद और अभी के समय में कुछ बात की जाए तो उसको खास करके लेटेस्ट आइडियोलॉजी के रूप में माना जा सकता है। देखिए, अब अर्लियर आइडियोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसका जैसे है थेल्स, आप एनेक्सिमीनीज हैं, पाइथागोरस हैं, और इनका नाम है हेराक्लिटस। अब ये जो तीन चार जो यहाँ के जो दार्शनिक हैं या ज्योग्राफी के विद्वान लोग हैं, इन लोगों का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसको मतलब ओल्ड थेसिस के रूप में देखा जाता है। पहले ये जो है आपका जो मॉडर्न आइडियोलॉजी है, मॉडर्न आइडियोलॉजी के आधार पर भी दो इसके सब टॉपिक हो सकते हैं। एक है आपके मोनोलिस्टिक थ्योरी और एक है ड्यूलिस्टिक थ्योरी। अभी इसको हम लोग एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। और एक लेटेस्ट थ्योरी है जिस पर अभी के समय में सारे लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं, वो है आपका बिग बैंग थ्योरी। आप लोगों ने 11th की अगर ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो उसमें सारी चीजें मेंशन की गई होगी। अब जब आप अर्लियर आइडियोलॉजी की अगर आप बात करेंगे तो अर्लियर आइडियोलॉजी खास करके ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात करते हैं, ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये लोग, चाहे आप थेल्स की बात करें या एनेक्सिमीनीज की बात करें या आप पाइथागोरस की बात करें, ये लोग फोकस करते हैं कि आखिर अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा। लेकिन जब आप मॉडर्न आइडियोलॉजी पर आते हैं, जो मॉडर्न थेसिस पर आते हैं, तो ये लोग बोलते हैं कि सबसे पहले अर्थ के इवोल्यूशन को जानने से पहले ये महत्वपूर्ण है कि अगर हम सोलर सिस्टम को समझ लें, यूनिवर्स को समझ लें, तो उस सोलर सिस्टम का ही तो पार्ट है अर्थ। तो सोलर सिस्टम को अध्ययन करने के बाद आपको खुद से समझ में आने लगेगा कि हाँ, इस प्रकार के कंडीशन डेवलप हुए होंगे और अर्थ का एवोल्यूशन हुआ होगा। तो इस आधार पर मॉडर्न आइडियोलॉजी का होता है। और नए लेटेस्ट आइडियोलॉजी जो है, आपको पता ही है बिग बैंग थ्योरी, इसकी भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इस टॉपिक को। तो सबसे पहले मैं इस अर्लियर आइडियोलॉजी को आप लोगों के समक्ष बताने का प्रयास करता हूं। इसमें कुछ ज्यादा कंसेप्चुअल चीजें नहीं है। जैसे आप अगर थेल्स महोदय की अगर आप बात समझेंगे तो थेल्स ने कहा कि इस पृथ्वी का अगर ओरिजिन अगर हुआ होगा, एवोल्यूशन हुआ होगा, तो इसका एक सोर्स हो सकता है, वो है वाटर। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई चीज वाटर में ही, जैसे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जब पढ़ते हैं बायोलॉजी क्लासेस में, तो उसमें इन जनरल बताया जाता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका ओरिजिन आपके पानी से ही माना जाता है, और पानी से ही चीजें उत्पन्न होगी और पानी में ही खत्म हो जाएगी, ऐसा मानना है थेल्स साहब का। और इन्होंने इस थेसिस के आधार पर अर्थ के इवोल्यूशन को समझाने का प्रयास किया। इस पर ज्यादा हम लोग बाल की खाल निकालने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक है बस चीजों को समझना कि आखिर अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ और ये लोग क्या बताना चाहते हैं। क्योंकि जब आगे, अब जब हम लोग खास करके जब मॉडर्न आइडियोलॉजी को पढ़ेंगे, जो मोनोलिस्टिक थ्योरी है, ड्यूलिस्टिक, इसको डेप्थ में पढ़ेंगे, और आने वाले समय में जो बिग बैंग थ्योरी पर जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं उसको और डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। अब आप देखेंगे वही एनेक्सिमीनीज हैं, इनका मानना है कि जो अर्थ का इवोल्यूशन हुआ होगा वह हुआ होगा ईयर से। कैसे ईयर से? ये कहते हैं कि देखिए, जो ईयर है वो ईयर तो यूनिवर्स में विद्यमान है, हर जगह ईयर विद्यमान है। अब इस ईयर जो हीट होता है, तो हीट होने से यह आग का रूप ले सकता है, फायर का आग का रूप ले सकता है, और आग जब ठंडी होगी तो इससे वाटर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये सारी चीजें जब अपने आप में एक साइकिल के रूप में चलेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि एक ऐसे सिस्टम का निर्माण होगा जहां पर सूक्ष्म जीव का निर्माण होगा, और जब सूक्ष्म जीव आएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर मतलब रहने योग्य चीजें डेवलप होना शुरू हो जाएगी और जीवों का विकास धीरे धीरे होना प्रारंभ हो जाएगा। ऐसा कुछ अवधारणा एनेक्सिमीनीज का है। अगला अगर हम बात करें पाइथागोरस की, अब पाइथागोरस लगभग थेल्स और एनेक्सिमीनीज की बात को सुन चुके थे।
इन्होंने समझा कि किसी खास एक चीज को इन्होंने फोकस नहीं किया। किसी खास चीज का मतलब यह है कि इन्होंने ना ही वाटर पर ज्यादा फोकस किया और ना ही एयर पर फोकस किया। इनका मानना था कि इस अर्थ के एवोल्यूशन में मैटर एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, यानी पदार्थ बड़ा फैक्टर हो सकता है, और उस पदार्थ में किसी पर्टिकुलर एयर को ही ज्यादा फोकस करना या वाटर को ही ज्यादा फोकस करना या फायर को ही ज्यादा फोकस करना, यह काफी हद तक उचित नहीं माना जा सकता। तो इन्होंने अर्थ के एवोल्यूशन को बताने के लिए इन्होंने अगर जो चीजें बताई, उनका यह मानना था कि अर्थ के एवोल्यूशन में जो सबसे बड़ा जो फैक्टर हो सकता है वह फैक्टर है आपका मैटर। तो लगभग एक कुछ जो लोग ये दार्शनिक लोग हैं, इन लोगों का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। ये पुराने समय की बात है, लेकिन अब इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। लेकिन वही हेराक्लिटस का अगर हम बात करें तो ये अर्थ के इवोल्यूशन की बात वो आग से करते हैं। क्यों आग से करते हैं? क्योंकि ये जिस प्रकार से एनेक्सिमेनियस ने कहा कि जैसे आप जो एयर है, एयर कन्वर्ट हो सकता है आपके आग में और आग कन्वर्ट हो सकता है आपके वाटर में। और इस प्रकार जब चीजें जब साइकिल के रूप में जब चलेगी तो वहां पर जीवों का वहां पर आना स्वाभाविक है। और जब जीवों का आना स्वाभाविक है तो ऑब्वियसली बात है कि चीजें वहां पर धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाएगी और एक अर्थ नाम का कोई एक चीजें डेवलप होना शुरू हो जाएगा, जहां पर हो सकता है कि आने वाले समय में जीवन संभव हो। ऐसा इन लोगों का मानना था। लेकिन इन्होंने सबसे ज्यादा जो फोकस किया, उसका फोकस का आधार था आग। कि हाँ, आग को अगर लेते हैं और आग जो होगी जलेगी, और आग जब जलती है तो उसके बाद जिस प्रकार से एनेक्सिमेनियस ने कहा कि आग के बाद वाटर के रूप में कन्वर्ट होगा चीजें, जब वाटर के रूप में चीजें जब अब देखिए मुद्दा यह है कि आप में से भी बहुत सारे लोगों को एक क्यूरियोसिटी डेवलप हो रहा होगा कि आखिर ये आग से वाटर कैसे कन्वर्ट होगा। तो देखिए, इन लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू की बात मैं कर पा रहा हूं, ये मैं अपनी ओपिनियन नहीं बता रहा हूं। ये जो लोग जो अपना जो थेसिस दिए हैं, उस थेसिस को हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि चीजें जब गर्म होगी तो मतलब अगल बगल के जो मॉइस्चर होंगे वो उसमें वेपोराइजेशन होगा, वही मतलब कूल्ड होगी तो वाटर का रुख होगा। इसके मतलब अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं। इन्होंने अपना एक आधार दिया अर्थ के इवोल्यूशन को लेकर के। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला आइडियोलॉजी जो था इनिशियल स्टेज के, ये लोग क्या चाह रहे थे अर्थ को ओरिजिनेट को लेकर के, आप लोगों ने समझा। अब हम इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं कि मॉडर्न आइडियोलॉजी क्या कहता है, यानी आधुनिक आइडियोलॉजी। अब एक है आपका मोनेलिस्टिक आइडियोलॉजी और एक है आपका ड्यूअलिस्टिक आइडियोलॉजी। अब मोनेस्टिक्स थ्योरी क्या कहता है, इसको समझिए। फिर इसमें जो दो प्रिंसिपल है उसको एक एक करके समझते हैं। जैसे मोनेस्टिक्स थ्योरी ये कहता है कि एक ही ऑब्जेक्ट होगा, जैसे मैं अगर कहूं कि एक ही ऑब्जेक्ट होगा कोई, और इस ऑब्जेक्ट से मतलब एक पार्ट रिंग के रूप में निकलेगा, और ये जो ऑब्जेक्ट जो बच जाएगा वह सन हो जाएगा, और बाकी जो होंगे इसके क्या हो जाएंगे, उपग्रह हो जाएंगे। ये चीजें कहता है। लेकिन वही आप ड्यूअलिस्टिक थ्योरी पर जब जाएंगे तो ड्यूअलिस्टिक थ्योरी इससे थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसमें एक ऑब्जेक्ट के साथ साथ एक और स्टार की बात की जाती है कि जो इस ऑब्जेक्ट के सिवा एक और स्टार होगा जो इसके एक साइड से इसे निकलेगा, और जब इसके संपर्क में आएगा तो हो सकता है कि इसमें से कुछ पार्ट यहां निकल जाए और एक रिंग का रूप धारण कर ले, और रिंग जो हो आपका उपग्रह बन जाए, और जो बचा वाला जो पार्ट बन जाए वो सन बन जाए। मामला कुल मिलाकर के ये है कि लगभग जो मोनेस्टिक्स थ्योरी की जब हम बात करते हैं उसमें एक ही ऑब्जेक्ट से अदर ऑब्जेक्ट निकलने की बात होती है, खास करके जैसे सोलर सिस्टम की जो बात होती है। लेकिन जब ड्यूअलिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट के साथ साथ एक और जो एक हेल्पिंग स्टार भी होता है। अब इसमें कुछ लोगों का अपना अपना मत है, ये लोग कुछ बताने का प्रयास करते हैं, इनको थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। अब इस मोनेस्टिक थ्योरी की जो अगर हम बात करते हैं तो मोनेस्टिक थ्योरी की में दो है, एक गैसियस मास थ्योरी ऑफ इमैनुअल कांट
और एक है नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास। अब हम लोग यहां पर जो मोनेस्टिक थ्योरी है और इस मोनेस्टिक थ्योरी के जो दो विद्वान हैं, एक इमैनुअल कांट है और एक लाप्लास है। अब इन दोनों की बातों को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि इस मोनेस्टिक थ्योरी के माध्यम से ये लोग जो सोलर सिस्टम के एवोल्यूशन में किस प्रकार की बातें रखने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इमैनुअल कांट की, और इमैनुअल कांट ने क्या कहा। अब देखिए, लगभग आप देखेंगे कि लगभग 1750 के आसपास इन्होंने अपनी थीसिस दी, और न्यूटन का एक आपने सुना भी होगा, एक प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और इन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स को आधार बनाया, गुरुत्वाकर्षण बल को, और इस गुरुत्वाकर्षण बल को आधार मान करके इन्होंने अपना थीसिस दिया। क्या थीसिस दिया? इन्होंने कहा कि जो यूनिवर्स होगा, मतलब उसमें छोटे छोटे कुछ पार्टिकल होंगे। अब पार्टिकल मतलब ये डस्ट की बात नहीं कर रहा है, ये मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं इस प्रकार की। और ये पार्टिकल्स जो हैं वह इन जनरल ठंडे हैं, यहां देखेंगे, यहां देखेंगे, यहां देखेंगे, ये ठंडे हैं। और मूवमेंट के वजह से हो क्या रहा है कि ये आपस में टकराने का प्रयास करेंगे। क्यों? अब यहां आप भी सोचेंगे कि आखिर मूवमेंट होगा क्यों। तो इन्होंने मूवमेंट का जो कारण बताया, वो कारण था आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी हर चीजें मतलब एक जगह पर आने का प्रयास करने लगेगी, और जब चीजें एक जगह पर आने का प्रयास करेगी तो ऑब्वियसली बात है कि ये सारे आपस में टकराएंगे, और जब आपस में ये चीजें टकराएगी तो यहां पर क्या होगा? हीट डेवलप होगा, और हीट और एनर्जी दोनों डेवलप होगी। और ये चीजें लगभग एक प्रकार से, पहले एक छोटा पिंड, फिर यह एक बड़ा पिंड, और छोटे छोटे पिंडों के मिलने से एक बड़ा पिंड का निर्माण कर लेगा। और जो लास्ट वाला, जो बड़ा वाला जो पिंड होगा, उसको इन्होंने निहारिका नाम से पुकारा, नेबुला कहा इन्होंने। अब इन्होंने कहा कि चीजें जब ये रोटेट होना शुरू हुआ, धीरे 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 चीजें जब ये रोटेट हो रहा था, तो यहां पर दो चीजें डेवलप हुआ। एक तो यहां पर जो चीजें, यहां पर जो फोर्स लग रहा था वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स था, और इसके रोटेशन के बाद दो प्रकार के फोर्स काम करना शुरू कर दिए, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक सेंट्रीपिटल फोर्स। आप लोग, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस दोनों प्रकार के जो बल हैं इससे आप लोग वाकिफ होंगे। आसान भाषा में मैं बता देता हूं कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वह सेंटर से बाहर की तरफ लगता है। जैसे मान के चलिए सेंटर है और सेंटर से बाहर लगेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वह बाहर से इस सेंटर पर लगता है। यही दोनों में अंतर है। अगर और मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा से आपको बताने का प्रयास करूं ताकि आप चीजों को जोड़ पाए, आखिर ये कांट कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे आप एक रोप लीजिए, जो बच्चे खास करके खेलते हैं, और इस रोप को क्या कीजिए, मतलब एक रोप नीचे तक गिरा होना चाहिए, और उसी से एक रोप में एक पत्थर का टुकड़ा बांध दीजिए। अब इसको ऐसे आप रोटेट करना शुरू कीजिए। अब जैसे जैसे आप रोटेट करेंगे तो ये जो पत्थर जो होगा स्टोन, ये चारों तरफ घूमना शुरू करेगा। अब इस सेंटर से जो पत्थर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, जो पत्थर यहां से बाहर जाने का प्रयास कर रहा है, दैट मीन्स आप इसको कह सकते हैं कि यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हो रहा है। और जो इसके नीचे जो आपने रस्सी जो फिट किया है, जैसे जैसे ये बाहर जा रहा है वैसे वैसे ये रस्सी नीचे से ऊपर आने का प्रयास कर रही है। तो ये जो फोर्स लग रहा है, जो यहां सेंटर तक आने का प्रयास कर रहा है, इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब ये जब रोटेट हो रहा था, निहारिका जब रोटेट हो रहा था, तो उस रोटेशन के माध्यम से सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होना शुरू हो गया। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स के कंपेयर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा था। और जब रोटेशन हो रहा था धीरे धीरे, जैसे यहां पर हीट जो डेवलप हो रहा था, अब वो चीजें ठंडी होगी। और ठंडा होने के बाद, और ठंडा कौन सा, पहले सेंटर होगा या आउटर पार्ट। आप भी इस बात से एग्री होंगे कि हाँ, जब चीजें रोटेट हो रही है तो ऑब्वियसली बात है कि इस
जो निहारिका है इसका आउटर जो सरफेस है यही पहले कोल्ड होगा, और जब कोल्ड होगा और इस कोल्ड होने के बाद जब इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जब ज्यादा असर होगा तो ये चीजें इससे टूट करके बाहर निकल जाएगी इन टर्म्स ऑफ ए रिंग। ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं आपके इमैनुअल कांट। अब यहां से जो चीजें जो निकलेगी तो ये सन के जो आज की जो उपग्रह है, जैसे आप बुध, शुक्र, शनि, पृथ्वी, ये सारी चीजें जो मानते हैं ये इसमें से बंट जाएंगे, और जो सन होगा, जो ये बचा हुआ जो पार्ट होगा उसको हम लोग सन कहेंगे। इन्होंने अपनी थीसिस दिया इमैनुअल कांट ने। अब देखिए यहां पर बहुत भयानक कंडीशन उत्पन्न होने वाला है। इनका आलोचना होना स्वाभाविक है। कैसे आलोचना होना स्वाभाविक है? कि अगर मान के चलिए कि अगर एक ही ऑब्जेक्ट से यानी सन से ही अगर मैं कहूं कि इसके उपग्रह निकले हैं, तो जो सन में जो गैसेस हैं, जो मटेरियल हैं, वो सारे मटेरियल आपके उपग्रह में विद्यमान होना चाहिए, खास करके अर्थ पे, आपके बुध पे, शुक्र पे, जुपिटर पे, ये सारी चीजें पर, लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता। यानी जब आप अर्थ की जब प्रॉपर्टीज की जब बात करते हैं तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम है, और हाइड्रोजन जब हीलियम में बदलता है तभी यहां पर सोर्स ऑफ एनर्जी डेवलप होता है, जो उसमें लाइट चलता रहता है। तो इसके हिसाब से चाहे आप अगर आप बुध पर चले जाए, बृहस्पति पर चले जाए, अर्थ पर चले जाए, तो सारे हाइड्रोजन और हीलियम से ही बने होने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। तो इस आधार पर इनका आलोचना हुआ, और आलोचना स्वाभाविक भी था। लगभग इन सारी चीज को देखने के बाद इन्होंने मतलब मौन थे। जब इनसे जब क्वेश्चन, अब इन जनरल जब आप थीसिस देते हैं, जब आपसे पूछा जाता है, तो लगभग जब आपके पास कुछ आंसर नहीं होते हैं तो इन जनरल कहा जाता है कि आप मौन है इस मुद्दे पर। अब इसी को ध्यान में रखते हुए आगे कुछ चीजों को पड़ताल किया जाएगा, और पड़ताल करने के बाद एक और जो दार्शनिक आएंगे जिनका नाम है लाप्लास, वो अपना थीसिस देंगे। और साथ में यहां पर एक और क्रिटिसिज्म किया गया कि आखिर इस प्रकार के ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं यूनिवर्स की, और यूनिवर्स की ओरिजिन की जो बात कर रहे हैं, सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो छोटे छोटे जो आपने पार्टिकल कंसीडर कर लिया पहले से, वो पार्टिकल आए कहां से? इस भी मुद्दे पर इमैनुअल कांट के पास कोई जवाब नहीं था, और इमैनुअल कांट जो थे वह शांत थे। और मजे की बात अगर बताऊं तो जब अगर इसकी एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करें सन की, जैसा कि इमैनुअल कांट ने बताया, इसका एंगुलर मोमेंटम और जुपिटर के एंगुलर मोमेंटम में बहुत काफी ज्यादा अंतर देखा जाता है। अब एक ही ऑब्जेक्ट से अगर कोई दूसरी ऑब्जेक्ट निकलती है उसी में से, तो इतने एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस होना कैसे संभव हो सकता है? इस प्रकार की चीजें इनसे पूछा गया, और कुल मिलाकर के इनके पास कोई जवाब नहीं थे। आने वाले समय में आप देखेंगे नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास, ये बात है 1796 की, यानी 1796 एडी में, और लाप्लास ने एक कंसेप्ट देने का प्रयास किया। मजे की बात है कि ये चीजें कहां इन्होंने बताई, उनकी एक किताब आती है द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, और उस किताब में इन्होंने पहले ये समझा कि मैं जो पहला जो इमैनुअल कांट पर जो आरोप लगा कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स कहां विद्यमान थे, क्या ये डस्ट थे या कुछ और थे, और ये सारे पार्टिकल एक साथ इकट्ठा होने का कारण क्या हम ग्रेविटेशनल फोर्स को आधार मान सकते हैं या नहीं? तो इन सारी चीजों का जवाब इमैनुअल कांट के पास था नहीं। तो इन्होंने एक अपना नया कॉन्सेप्ट लेकर के आया, और आप जब देखेंगे लाप्लास को यहां समझने का प्रयास करते हैं, तो लाप्लास ने पहले क्या किया कि जिस प्रकार इन्होंने छोटे छोटे पार्टिकल को आधार माना था, इन्होंने एक रेडीमेड ऑब्जेक्ट मान लिया। रेडीमेड समझिए, रेडीमेड ऑब्जेक्ट मान लिए। ये बोले कि पहले से ही चीजें थी। चलिए मान लेते हैं कि ये कहना चाह रहे हैं कि यहां पर एक अगर ऑब्जेक्ट था तो था। आगे ये कहना क्या चाहते हैं? ये कह रहे हैं कि लगभग ये जो क्षेत्र था इस ऑब्जेक्ट का, अब इस ऑब्जेक्ट में लगभग
अगर कहा जाए तो लगभग इसका जो मूवमेंट था, जो मतलब अगर कहा जाए अगर जिसको घूम रहा था वह स्लो मोशन में था, और इसके अंदर कोई चीजें जो थी वह हीट पार्टिकल था, मतलब गर्म चीजें थी, और ये धीरे 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 अपने एक्सिस पर रोटेट हो रहा था। और जब चीजें जब रोटेट होगी, जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज को, जब रोटेट होगी तो रोटेशन के माध्यम से इसमें तो हो सकता है कि इसमें कुछ डस्ट पार्टिकल भी होंगे, कुछ गैसेस भी होंगे। तो गैस जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, वो अनस्टेबल होते हैं, वो इधर उधर हो सकता है कि मतलब फ्लक्चुएट करते रहे। लेकिन जो ये डस्ट पार्टिकल होंगे, ये डस्ट पार्टिकल जैसे जैसे चीजें जब मूव होगी और जब हीट से अगर चीजें जब ठंडा होने का प्रयास करेगा तो वो चीजें जो होगा एक अपना एक कॉन्सेप्ट लेना, एक अपना जो एक आकार है, अपना एक आयतन है, उस आयतन को मेंटेन करना शुरू कर देगा। जैसे आसान भाषा में कहूं कि अगर आप किसी भी अगर जैसे मोमबत्ती ले लीजिए, आप मोमबत्ती अगर जल रहा है तो जलने के बाद जैसे जैसे जल रहा है उसका जो भी सॉलिड पार्टिकल है वो कम होते जाता है। लेकिन अगर सॉलिड उसको अगर हम लिक्विड बना करके मोमबत्ती को, और जब उसको हम सॉलिड करते हैं तो देखते हैं कि उसका आयतन एक पर्टिकुलरली आकार लेने लगता है। तो उसी प्रकार जब ये ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट पहले हीट था और धीरे धीरे मूव हो रहा था, और मूव होने के बाद जो इसका आउटर सरफेस है, जो मतलब पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल धीरे 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 एक दूसरे के पास करीब आने का प्रयास करेंगे, और चीजें पार्टिकल्स जो होंगे वह पार्टिकल्स इंटरकनेक्ट होकर एक दूसरे में एक सॉलिड रूप लेना प्रारंभ करेंगे। और ये जो गैसेस सिस्टम है वह गैसेस सिस्टम भी अगल बगल मूव करना शुरू कर देंगे। कुछ मतलब आप देखेंगे कि लगभग इमैनुअल कांट जैसे ही बात करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा प्रिंसिपल को इसमें इन्वॉल्व करेंगे। और इसी फिनोमेना का जो बड़ा वाला जो पार्ट बनेगा, जो गैस सॉलिड बन गया, जैसे सॉलिड बनेगा, जब इसका आउटर सरफेस जब सॉलिड होगा तो याद कीजिए सिंपल पेंडुलम वाला कंसेप्ट, यानी इसका जो मूवमेंट होगा वह तेज हो जाएगा। जब आउटर सरफेस जब होगा तो आउटर सरफेस पर जब ज्यादा लोड पड़ेगी तो चीज में रोटेशन बढ़ेगा। ऐसा मानना आपके लाप्लास का है। तो लाप्लास ने कहा कि इसका मूवमेंट तेज होना शुरू हो गया, और तेज होने के बाद ये चीजें और सॉलिड जो पार्टिकल थे वो सॉलिड हो रहे थे, और गैसियस सिस्टम्स अगल बगल जमा होने लगे और इधर उधर मूव करने लगे। और इसको इन्होंने निहारिका का कंसेप्ट दिया, इसीलिए इनमें लिखा जाता है नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ द लाप्लास। इसी नेबुलर हाइपोथेसिस मतलब जो ये गैसियस जो पिंड तैयार होंगे यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड सॉलिड और गैस को आधार मानकर जिन्होंने एक कंसेप्ट दिया, इसी को इन्होंने निहारिका माना, जैसा कि मतलब इमैनुअल कांट ने भी अपने थीसिस में माना था। ज्यादा चीजें अंतर नहीं है। अगर आसान भाषा में अगर यहां तक चीजों को कंपेयर किया जाए तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये हो सकता है कि दोनों का अंतर जो देखा जाए, अंतर को एग्जांपल के रूप में समझिए इस चीज को। यहां पर कहानी कुछ ऐसा है कि पहले इन्होंने ऑब्जेक्ट अलग अलग माना, छोटे छोटे पार्टिकल, और अगर पहले छोटा पिंड, बड़ा पिंड, और सारे पिंडों के मिलने से एक बड़ा ऑब्जेक्ट बना। लेकिन इन्होंने एक ऑब्जेक्ट पहले से ही तैयार माना, तो लगभग इस प्रकार का जो पहला क्रिटिसिज्म था उससे तो बच गए। लेकिन आगे देखिए ये भी मिस्टेक करेंगे, इनकी भी आलोचनाएं होंगी। और उसके बाद जब ये चीजें रोटेट होने लगा, और रोटेट होने के बाद जब ये सॉलिड पार्टिकल्स जो था, ये सॉलिड पार्टिकल जिस प्रकार से यहां पर अलग हुआ, ये भी अलग होने की बात करते हैं, लेकिन ये ज्यादा मतलब कॉन्सेप्चुअली चीजें ज्यादा बेहतर बताते हैं, क्योंकि इमैनुअल कांट ने कुछ चीजें नहीं बताया था। इन्होंने कहा कि यहां पर कुछ फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसके बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और रोटेशन के वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वह ग्रेटर देन है आपके जो यहां पर जैसे सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है वह ग्रेटर देन है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स से। अब समझिए इस चीज को, अगर कोई चीज है, अगर कोई फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है और उस फोर्स के ज्यादा मात्रा में अगर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि वह पार्ट बाहर निकलने का प्रयास करेगा। और कौन सा पार्ट बाहर निकलने का प्रयास करेगा? जो चीजें आउटर सरफेस पर होगी। और यही कारण है कि इन्होंने कहा कि जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
आपके ग्रेविटेशनल फोर्स से जब ज्यादा होगा तो इसका जो आउटर सरफेस होगा वह एग्जिट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ रिंग। और यही रिंग हो गया क्या, ये उपग्रह हो जाएंगे और जो ये पार्ट बन जाएगा वो सन हो जाएगा। ठीक यही मतलब जो एक प्रकार का क्रिटिसिज्म इमैनुअल कांट ने झेला वहीं अब आपके लाप्लास झेलेंगे। पहला तो चलिए मान लिया कि इन्होंने ऑब्जेक्ट मान लिया, लेकिन दूसरा ही चीज हुआ कि ये भी उसी प्रकार के प्रश्न देने में असक्षम होंगे जो आपके इमैनुअल कांट के साथ समस्या हुई थी। यानी अगर इसका मतलब है कि इस सन से ही इसके जो उपग्रह हैं वो निकले हैं, यानी जो पार्टिकल सन में होगा वही प्रॉपर्टीज इसके उपग्रह में भी होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। मूवमेंट आप एंगुलर मोमेंटम देख लीजिए इसके जो उपग्रह हैं उनके, और एंगुलर मोमेंटम देख लीजिए सन के। तो लगभग कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो दोनों थीसिस पर सवाल उठाए गए, क्वेश्चन पूछे गए, और दोनों थीसिस के जो विद्वान लोग थे इस प्रश्न के जवाब देने में मौन थे। अब जो मुद्दा था अब ये है कि मॉडर्न आइडियोलॉजी वाले के तहत जो ड्यूअलिस्टिक थ्योरी है इसके तहत कुछ लोग दार्शनिक हैं, वो लोग क्या कहते हैं, इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहां तक ये कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। किसी प्रकार का अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर अगर आप नए हैं तो एटलीस्ट सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे ये होता है कि यूट्यूब में हमारा एल्गोरिदम बढ़ता है और साथ ही साथ हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर वीडियो आप लोगों के समक्ष बनाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जिसमें हम लोग बात करेंगे ड्यूअलिस्टिक थ्योरी की। तब तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। जय हिंद।